पेड़ टूट गए। जब कृपाण की हवा खत्म हो गई तो जंगल के सभी पेड़ आधे में कट गए थे। अगर दूसरों ने ये दृश्य देखा तो वे बहुत आश्चर्यचकित होंगे। सिम्भा भाटी का चरम स्मॉल परफेक्शन कृपाण इरादा उनके लिए भीड़ से अलग दिखने के लिए पहले से ही पर्याप्त था। हालांकि अर्जुन देव ने जो कृपाण का इरादा दिखाया वो 60% समझ में आता था। वो ग्रेट परफेक्शन से सिर्फ एक कदम पीछे था। हालांकि अर्जुन देव जंगल की स्थिति को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं हुए। वे बेहद शांत रहे। यदि वे जबरन अपना कृपाण इरादा उठाते हैं तो अर्जुन देव इसे 60% तक बढ़ाने में सक्षम होंगे। ये समर्थ शर्मा से कमजोर नहीं होगा। हालांकि उसके लिए इसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होगा जैसा वो चाहता था। ऐसा लग रहा था कि वो इसे नियंत्रित करने में सक्षम होने से सिर्फ एक कदम कम था और उसका कृपाण इरादा महान पूर्णता तक पहुंच जाएगा। हालांकि ये कदम स्वर्ग पर चढ़ने जितना कठिन था। अर्जुन देव ने धीरे से कहा, मेरा कृपाण इरादा केवल 40% समझ में आया है। हालांकि अगर मैं वास्तव में समर्थ शर्मा से मिलता हूं तो भी मैं पूरी तरह से बाहर जा सकता हूं। उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। समर्थ शर्मा में स्वर्ग को चुनौती देने वाला आत्मविश्वास था। यद्यपि वो अर्जुन देव कम महत्वपूर्ण थे, लेकिन उन्होंने कमजोरी के कोई लक्षण नहीं दिखाए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आभा कितनी भारी है या आप कितने आश्वस्त हैं। मैं आपसे नहीं डरता। मैं तुम्हें हरा दूंगा। अर्जुन देव धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़े। उन्होंने मार्शल तकनीकों को निष्पादित किया जिन्हें वो जानते थे। वो कोई कृपाण तकनीक, लाइटनिंग क्लैश कृपाण तकनीक और सबसे मजबूत 4 सीजन कृपाण तकनीक एक एक करके निष्पादित की। जंगल में एक मजबूत आभा फैल गई। विस्फोटों का अंत नहीं हुआ। जब तक अर्जुन देव ने अपनी कृपाण म्यान की तब तक सपाट पहाड़ की चोटी छेद से भरी हुई थी। विभिन्न आकारों के असंख्य गहरे गड्ढे थे। मूल रूप से हरा भरा जंगल अब अस्तित्व में नहीं था। इसके अलावा ये इसलिए था क्योंकि अर्जुन देव खुद को नियंत्रित करने में सक्षम थे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आधा पहाड़ कट जाता। अभिमा, मेरे शरीर की वर्तमान ताकत के साथ क्या मैं मुश्किल से रिटर्न ऑफ द ब्लू ड्रैगन को अंजाम दे सकता हूं? अर्जुन देव ने मन ही मन पूछा। अर्जुन देव ने हेवन रैंक मार्शल तकनीक का अनुभव किया था। उस समय जब वो एक मार्शल शिष्य था तो वो लोगों को कूदकर एक मार्शल ग्रैंड मास्टर को मार सकता था। ये सबसे अच्छा सबूत था। अब जबकि 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता विशेषज्ञों से भरी हुई है तो सभी के पास अपने स्वयं के तुरुप के पत्ते हैं। यदि वो रिटर्न ऑफ द ब्लू ड्रैगन को निष्पादित कर सकता है तो ये निस्संदेह अर्जुन देव के आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। जब आसमान चमक उठा तो अर्जुन देव उत्साहित मूड में ड्रैगन सीलिंग शहर लौट आए। असीम थकान उस पर हावी हो गई और वो बिना कुछ किए सो गया। कुछ समय बाद उसने अस्पष्ट रूप से दरवाजा खटखटाते हुए सुना और किसी ने उसे पुकारते हुए, वरिष्ठ भाई। उनकी अच्छी आदतों ने अर्जुन देव को जल्दी जागने की अनुमति दी। अर्जुन देव ने अपनी ऊर्जा का संचार किया और उनकी थकान दूर हो गई। जब वो उठा तो उसे बहुत तरोताज़ा महसूस हुआ। जब उसने ऊपर देखा तो उसने दरवाजे की दरारों के माध्यम से धब्बेदार सूरज की रोशनी को चमकते हुए पाया। वो दोपहर तक सोता रहा। वो जल्दी से उठा और दरवाज़ा खोला। मेघना, सुमेर, सतीश, लवली सेन और महेश मान सभी बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। अप्रत्याशित रूप से जूनियर भाई जियो को सोने की आदत है। दोपहर हो चुकी है और तुम अभी भी सो रही हो, मेघना ने कुछ शरारती मुस्कान के साथ कहा। अर्जुन देव को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। एक रात पहले कुछ हुआ था जिससे उसका मन और शरीर दोनों थक गया था। आमतौर पर वो इतनी अच्छी तरह से नहीं सोता होगा। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? सुमेर ने मुस्कुराते हुए कहा। वरिष्ठ बहन यू, चलो चलते हैं। ड्रैगन सीलिंग शहर में प्राचीन युग के कई ऐतिहासिक स्थल और इमारतें हैं। आओ चारों ओर एक नज़र डालते हैं। देवलोक राजवंश की स्थापना से पहले ही ड्रैगन सीलिंग शहर मौजूद था। आमतौर पर ड्रैगन सीलिंग शहर जनता के लिए खुला नहीं था। बाहरी लोग इसकी महिमा नहीं देख पाएंगे। केवल 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता के दौरान ही ये मेहमानों के स्वागत के लिए खुलेगा। दुनिया भर से किसान आते थे, जिससे ये सामान्य रूप से खाली शहर असाधारण रूप से हलचल भरा हो जाता था। यहाँ तक कि मिलनसार महेश मान भी उनके साथ जाने के लिए तैयार था। ड्रैगन सीलिंग शहर के आकर्षण की कल्पना की जा सकती है। अर्जुन देव भी कुछ ललायत हो गया। वो मुस्कुराया और कहा, मेरा इंतजार करो, मैं धोने के बाद काम कर लूंगा। 1 कप चाय बनाने में लगने वाले समय के बाद अर्जुन देव आंगन से बाहर सभी का पीछा करते हुए ड्रैगन सीलिंग शहर की गलियों और सड़कों में चले गए। कल जब अर्जुन देव पहले उतरे तो विशाल ड्रैगन सीलिंग शहर में एक भी व्यक्ति नहीं था।
हालांकि इस समय ये लोगों से भरा हुआ था। हर जगह विभिन्न देशों के किसान थे। कई फेरी वाले लग रहे थे जैसे वो जमीन से निकले हों, और उन्होंने सड़कों और गलियों को सरायों, चाय घरों, सरायों और स्टॉलों से ढक लिया। वहां सब कुछ था जिसके बारे में कोई सोच सकता था, और सब कुछ ब्रोकेड के टुकड़े की तरह हलचल और फल फूल रहा था। सुमेर ने मुस्कुराते हुए कहा, अप्रत्याशित रूप से बहुत से लोग हैं। ड्रैगन सीलिंग शहर हमारे शीहे शहर से बड़ा है। यदि ये पूरी तरह से भर जाता है तो 20 लाख से अधिक लोग होंगे। मेघना ने सिर हिलाते हुए कहा, यह सामान्य है। जरा 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता के प्रभाव के बारे में सोचिए। ये पूरे महाद्वीप का एक भव्य आयोजन है। इसके अलावा ड्रैगन सीलिंग शहर के आकर्षण के साथ 3 लाख लोगों का आना अजीब नहीं होगा। समूह ने दृश्यों को लेते हुए शहर के चारों ओर घूमते रहे। हजारों साल पहले के कई ऐतिहासिक स्थल ड्रैगन सीलिंग शहर में हर जगह देखे जा सकते थे। एक नज़र से कोई भी बता सकता था कि इनमें से जो प्राचीन आभा निकलती थी वो नकली नहीं थी। इनमें से कई ऐतिहासिक स्थल इतने अद्भुत थे कि वो इतने लंबे समय तक रुके रहे कि वो वापस लौटना भूल गए। यहां तक कि कुछ किसानों ने इन प्राचीन वस्तुओं से पहले अचानक कुछ समझ लिया, एक बाधा को तोड़ दिया जिसे वो कई वर्षों से दूर नहीं कर पाए थे। जैसे ही समूह चला, वे गहरे निशानों से भरी दीवार के पास पहुंचे। ये स्थान बहुत लोकप्रिय था। यहां बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हुए। ये अज्ञात था कि ये दीवार किस सामग्री से बनी थी। ये पिच ब्लैक थी और एक गहरी चमक देती थी। ये 100 मीटर लंबी थी। ये कोइलिंग ड्रैगन वॉल है। दीवार अपने आप में बाहरी अंतरिक्ष से एक उल्का पिंड है। जब ये गिरा तो ये इस तरह हो गया। दीवार पर निशान कुछ प्राचीन मार्शल संतों द्वारा छोड़े गए थे। भाले के निशान, तलवार के निशान, कृपाण के निशान, हथेली के निशान और मुट्ठी के निशान। केवल ट्रू ड्रैगन की के विशेषज्ञ ही इस दीवार पर निशान छोड़ सकते हैं। हे, ये कोइलिंग ड्रैगन वॉल सरल नहीं है। दीवार का मालिक एक अमीर दिखने वाला व्यापारी था। वो वर्तमान में अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ भीड़ को दीवार से परिचित करा रहा था। यदि आप में से कोई भी इस कोइलिंग ड्रैगन वॉल को छू सकता है और 10 सेकंड तक रह सकता है तो मैं आपको तुरंत 1 लाख मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स दूंगा। आप जितने लंबे समय तक रहेंगे मैं उतना ही अधिक दूंगा। हर 10 सेकंड के लिए आप जितने लंबे समय तक चलते हैं मैं आपको 2 गुनी मात्रा में स्पिरिट स्टोन्स दूंगा। आपको इसका परीक्षण करने के लिए केवल 10,000 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की आवश्यकता है। जमीन पर एक विशाल क्षैतिज रेखा थी जो 500 मीटर दूर दर्शक ब्लेड्समैन को ब्लॉक कर रही थी। वे केवल दूर से ही देख सकते थे। क्या यह सच है? जब तक कोई 10 सेकंड के लिए दीवार को छू सकता है तो वो 1 लाख मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स देंगे। ये झूठ होगा। दुनिया में इतनी आसान चीज कैसे हो सकती है? कई किसान ललायत हो गए। वे दीवार को छूकर ही 1 लाख मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त कर सकते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो इसके बारे में कैसे सोचते थे। ये बहुत आसान था। अमीर दिखने वाले व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं गारंटी देता हूं कि ये असली है। मैं वैन लॉन्ग मर्चेंट एसोसिएशन का प्रशासक हूं। मेरे पास इतनी विश्वसनीयता है। वैन लॉन्ग मर्चेंट एसोसिएशन ग्रेट जिन नेशन का शीर्ष व्यापार संघ है। ये दुनिया का शीर्ष व्यापार संघ भी है। ये वास्तविक होगा। मुझे इसे आजमाने दो। एक मीडियल ग्रेड मार्शल किंग ब्लेड्समैन ने 10,000 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स नीचे फेंक दिए और क्षैतिज रेखा के पार चला गया और पिच ब्लैक दीवार की ओर बढ़ रहा था। बैंग! इससे पहले कि वो किसान 100 मीटर चल पाता, उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत भद्दी हो गई। कुछ और कदम चलने के बाद उसने एक मुंह खून की उल्टी की और वापस उड़ गया। इस तरह की रहस्यमय घटना ने तुरंत दूसरों को झकझोर दिया, जिससे वे आश्चर्यचकित रह गए। इससे उन काश्तकारों के दिल टूट गए जो इसे ठंडा करने की कोशिश करने के लिए उत्सुक थे। वे अब निर्णय लेने की जल्दी में नहीं थे। हालांकि मानवीय जिज्ञासा सबसे जिद्दी थी। कुछ अजनबी था, उतने ही लोग उत्तर जानना चाहते थे। वे इसे अपने लिए परखना चाहते थे। इसके अलावा मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की बड़ी राशि का प्रलोभन था। थोड़ी देर बाद कुछ और लोगों ने अपने स्पिरिट स्टोन्स सौंप दिए और चले गए। अंत में बिना किसी अपवाद के कोई भी दीवार के 100 मीटर के भीतर नहीं जा सकता था। उन सभी को एक अजीब ताकत ने पीछे ढकेल दिया। उनके चेहरे भय से भर गए। 1 कप चाय बनाने में लगने वाले समय में वान लॉन्ग मर्चेंट एसोसिएशन के प्रशासक को 2 मिलियन से अधिक मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त हुए थे। उसके चेहरे पर मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। क्या कोई अन्य मित्र है जो इसे आजमाना चाहता है? ये 1 से 10 मुआवजे का सौदा है। ये निश्चित रूप से इसके लायक है। सुमिर को लगा कि यह अजीब है। उन्होंने पूछा, अर्जुन देव, क्या हो रहा है?
दीवार को छूने का तो जिक्र ही नहीं, हम 100 मीटर के भीतर भी नहीं जा सकते। अर्जुन देव ने जवाब देने से पहले कुछ देर खुद से कहा, समस्या उन गहरे निशानों के साथ होनी चाहिए। मुझे डर है कि उस व्यक्ति ने जो कहा वो सच था। वे वास्तव में प्राचीन मार्शल ऋषियों द्वारा छोड़े गए निशान हैं। निशानों पर इच्छा शक्ति अभी तक समाप्त नहीं हुई है। ब्लेड्समैन को प्राचीन कृपाण ऋषियों के कृपाण इरादे का सामना करना पड़ता है। तलवारबाजों को प्राचीन तलवार ऋषियों के तलवार के इरादे का सामना करना पड़ता है। मुट्ठी और पैर के अभ्यासियों को अपने अपने ऋषियों की आभा का सामना करना पड़ता है। मुझे इसे आजमाने दो। जैसे ही महेश मान ने बात की, वो आगे बढ़ा और 10,000 मीडियल ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स नीचे फेंक दिए। फिर उसने एक क्षैतिज रेखा को पार किया और कॉइलिंग ड्रैगन वॉल की ओर बढ़ गया। महेश मान ने पहले 200 मीटर की दूरी पर आराम से काम किया, फिर उसकी अभिव्यक्ति भद्दी होने लगी। एक और 100 मीटर चलने के बाद वो गहरी भौहें चढ़ा देता था। महेश मान नहीं रुके और आगे बढ़ते रहे। एक और 100 मीटर चलने के बाद वो तब रुका जब वो डायमंड वॉल से केवल 100 मीटर की दूरी पर था। 100 मीटर एक बाधा थी, अभी तक किसी ने इसे पार नहीं किया था। जब भीड़ ने महेश मान को 100 मीटर की दूरी पर रुकते देखा तो वे मदद करने के बजाय घबरा गए। महेश मान ने एक गहरी सांस ली और अपना दाहिना हाथ अपनी कृपाण की मूठ पर रखा। फिर वो जमीन पर एक गहरा पदचिन्ह छोड़ते हुए आगे बढ़ा। वो सफल हो गया था। वो सफल हुआ। ये व्यक्ति 100 मीटर चल चुका है। वो वास्तव में अखाड़े की लड़ाई के लिए योग्य, प्रतिभाशाली होने के योग्य है। किसी ने धीरे से कहा जब उसने महेश मान की कमर पर ड्रैगन के आकार का जेड पेंडेंट देखा। मुझे आश्चर्य है कि क्या वो चलना जारी रख सकता है। उसके बाद महेश मान ने जो भी कदम उठाया वो बहुत मुश्किल था। पसीने ने उसके माथे को ढक लिया जब वो कॉइलिंग ड्रैगन वॉल के करीब पहुंचा। किसी को नहीं पता था कि महेश मान किस तरह के दबाव का सामना कर रहे थे। उसने जमीन पर जो पदचिन्ह छोड़े थे वो गहरे और गहरे होते गए। केवल 10 सीढ़ियां बची हैं। अगर मैं 10 कदम और चलता हूं तो मैं उस कॉइलिंग ड्रैगन वॉल को छू पाऊंगा। हालांकि ये बहुत मुश्किल था। महेश मान नहीं रुके। उनके और कॉइलिंग ड्रैगन वॉल के बीच की दूरी लगातार सिकुड़ती जा रही थी। सभी का दिल उनके गले में था। पा महेश मान अचानक चिल्लाया और एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। अंत में वो कॉइलिंग ड्रैगन वॉल के पैर में पहुंचा और उस पर एक थप्पड़ मारा। बूम। हालांकि महेश मान ने केवल 1 सेकंड के लिए इसके साथ संपर्क किया, इससे पहले कि वो एक अमूर्त ऊर्जा द्वारा वापस गिरा दिया गया। उसने खून का एक बड़ा मूत उल्टी किया और उसका रंग अविश्वसनीय रूप से पीला पड़ गया। सुमेर और अन्य लोग तेजी से आगे बढ़े और उन्होंने उसकी मदद की। महेश मान बुड़बुड़ाया, प्राचीन मार्शल ऋषि का कृपाण इरादा वास्तव में भयानक है। यद्यपि महेश मान को दयनीय स्थिति में वापस खटका दिया गया था, लेकिन किसी ने भी कमजोर होने के लिए उनका मजाक नहीं उड़ाया। आखिरकार कोई भी दीवार के 100 मीटर के भीतर भी नहीं जा सका था। महेश मान के लिए उस दीवार को छूने और छूने में सक्षम होना पहले ही साबित कर दिया था कि वो बहुत मजबूत था। इसके बाद कुछ और लोगों ने कोशिश करने के लिए बढ़े। उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने अखाड़े की लड़ाई के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन वे दीवार के अधिकतम 10 मीटर के भीतर ही पहुंच सकते थे। वे कॉइलिंग ड्रैगन वॉल को छू भी नहीं सकते थे। अजीब कॉइलिंग ड्रैगन वॉल और रहस्यमय प्राचीन मार्शल सेज ने यहां अधिक से अधिक लोगों को इकट्ठा करने का कारण बनाया, लेकिन बहुत सारी असफलताएं थीं। किसी ने इसे फिर से आजमाने की हिम्मत नहीं की। दिलचस्प, मैंने सुना है कि वान लॉन्ग मर्चेंट एसोसिएशन ने स्वर्ग के परे से एक रहस्यमय चट्टान खोदी है। अप्रत्याशित रूप से मैंने इसे यहां पाया। मुझे इसे आजमाने दो। एक ठंडी आवाज गूंजी। एक नीले रंग के वस्त्र पहने तलवारबाज धीरे धीरे भीड़ को अलग करते हुए आगे बढ़े। ये ड्रिफ्टिंग स्नो स्वर्ड संप्रदाय के वायुश्री हैं। वे पिछली 5 राष्ट्रीय युवा प्रतियोगिता में 9वें स्थान पर थे। अप्रत्याशित रूप से ऐसा व्यक्ति मनोरंजन में शामिल होने के लिए यहां है। ड्रिफ्टिंग स्नो स्वर्ड संप्रदाय के वायुश्री। अर्जुन देव को उनके बारे में कुछ आभास था। शिखर पर वापस उन्होंने वायुश्री की बर्फ की मजबूत स्थिति देखी थी। अर्जुन देव ने सुना था कि वायुश्री ने वरीयता प्राप्त प्रतिभागी बनने के लिए योग्यता प्राप्त कर ली है। वायुश्री ने लाइन के सामने आते ही अपने हाथ में एक साधारण और आभूषित तलवार पकड़ी हुई थी। जब उन्होंने कॉइलिंग ड्रैगन वॉल को सभी प्रकार के कृपाण निशानों, तलवार निशानों और मुट्ठी निशानों से ढके हुए देखा तो उन्होंने एक तिरस्क्रिय मुस्कान प्रकट की। तुम पहले ही हजारों वर्षों से मर चुके हो, तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? पू। वायुश्री ने जमीन से धक्का दिया और एक कदम आगे बढ़ाया। फिर उसने एक और कदम आगे बढ़ाया और 200 मीटर और आगे बढ़ गया। पलक झपकते ही वो 300 मीटर आगे बढ़ चुका था। आसपास के सभी किसान आश्चर्य से चिल्लाने लगे। वे सभी वायुश्री की शक्ति से चकित रह गए। वायुश्री के खुद को स्थिर करने के बाद उनकी अभिव्यक्ति सतर्क हो गई। कॉइलिंग ड्रैगन वॉल पर उकेरी गई तेज इच्छा शक्ति लगातार उनकी आत्मा और मस्तिष्क पर हमला कर रही थी।
ये ऐसा था जैसे वायुश्री एक भ्रम में प्रवेश कर गया हो। उसके हर कदम के साथ उसे उस पर उड़ने वाले कई तलवार इरादों का सामना करना पड़ता था। आगे बढ़ने से पहले उसे एक एक करके चकनाचूर करना पड़ता था। लेकिन वायुश्री के कदम बिल्कुल भी नहीं रुके। उन्होंने महेशमान की तरह जमीन पर गहरे पदचिन्ह भी नहीं छोड़े। वो काफी आराम से लग रहे थे। पा जब वायुश्री करीब आया तो उसने तुरंत एक थप्पड़ मारा। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और इसे महसूस किया। 1 क्षण, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, एक पल में 10 सेकंड बीत गए। वायुश्री अभी भी ठीक था। आखिरकार कोई गुजर गया। मैंने सोचा था कि इस दीवार पर कोई भी 10 सेकंड तक नहीं टिक सकता। वायुश्री काफी मजबूत है। ऐसा लग रहा है कि उन्हें इस बार टॉप 10 में जगह बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे ही भीड़ ने इस पर चर्चा की, 10 सेकंड और बीत गए। आसपास का तापमान में गिरावट आई। वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि वायुश्री के पतले कपड़े पाले से ढक गए थे। वायुश्री की आभा भी बढ़ गई। यद्यपि वे बिल्कुल भी नहीं हिले थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे जीवन मरण की लड़ाई से गुजर रहे हों और उनकी आभा लगातार बढ़ती गई। 30 सेकंड्स बीत गए और वायुश्री नहीं हिले। उनकी हथेली रहस्यमय कॉइलिंग ड्रैगन वॉल को छूती रही। 40 सेकंड्स बीत गए, 50 सेकंड्स बीत गए। वायुश्री अभी भी नहीं हिले, लेकिन उनके कपड़े पहले ही बर्फ बन चुके थे। लंबी कॉइलिंग ड्रैगन वॉल भी पाले से ढक गई थी। आसपास का तापमान और भी भयानक रूप से गिर गया। सभी को इसका विरोध करने के लिए अपना एसेंस प्रसारित करना पड़ा। उस दीवार पर वास्तव में क्या है? वायुश्री ने वास्तव में अपनी बर्फ की पूरी स्थिति बाहर निकाल ली। मैं अधिक समय तक नहीं रुक सकता। वास्तव में ये बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा। ये नहीं चलेगा, मुझे थोड़ा पीछे जाना होगा। वायुश्री की बर्फ की स्थिति अत्यंत विचित्र थी। शुरुआत में किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि इसमें कुछ खास है, लेकिन जैसे जैसे ये जमता गया, सभी को ऐसा लगा जैसे उनकी हड्डियों में खून जम गया हो। उनके पास वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यद्यपि ये स्पष्ट रूप से बहुत ठंडा था, उस धनी व्यापारी का माथा पसीने से तरबतर हो गया। 50 सेकंड्स बीत गए थे। इसका मतलब था कि उन्हें वायुश्री को 5 लाख मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का भुगतान करना था। यह उनके द्वारा अर्जित स्पिरिट स्टोन्स का 1/3 था। वे मदद करने के बजाय चुटकी महसूस कर रहे थे। अर्जुन देव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर में बह रही ठंडी क्यू को ध्यानपूर्वक महसूस किया। ये ठंडी क्यू अमूर्त और अनिर्वचनीय थी। जैसे ही वो उनके शरीर में दाखिल हुई, वो उनके खून में मिल गई। अजीब, ये पहले बार है जब मैंने बर्फ की ऐसी स्थिति से सामना किया है, अर्जुन देव ने सोचा। अपनी आध्यात्मिक भावना को खून में प्रवेश करते हुए उन्होंने लंबे समय तक इसकी सावधानीपूर्वक जांच की, इससे पहले कि उन्होंने अंत में बेहोश रूप से दिखाई देने वाली बर्फ क्यू के एक रिश्ते को पाया। बहुत प्रयास खर्च करने के बाद उनके शरीर में बिजली के कारण एसेंस क्यू ने आखिरकार ठंडी क्यू को नष्ट कर दिया। बैंग। 60 सेकंड्स के बाद वायुश्री आखिरकार और अधिक सहन नहीं कर सका। उनके शरीर पर बर्फ फट गई। वायुश्री को दूसरों की तरह पीछे नहीं गिराया गया था। वे बिल्कुल भी नहीं हिले जब उन्होंने उदासीनतापूर्वक कहा, प्राचीन ऋषि वास्तव में सक्षम है। अपने पैर के हल्के से थपथपाने पर सुमित उड़ गया। हवा में बर्फ की स्थिति फैल गई और सभी ने फिर से कॉइलिंग ड्रैगन वॉल को घेर लिया। उन्होंने देखा कि कॉइलिंग ड्रैगन वॉल पर बर्फ भाप में बदलकर ऊपर उठ गई। धुंधली धुंध ने कॉइलिंग ड्रैगन वॉल को और भी रहस्यमय बना दिया। जब धनी व्यापारी ने वायुश्री को जाते देखा तो वो धीमी मुस्कान के साथ राहत की सांस ली। 6 लाख मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स शायद वायुश्री के लिए कुछ भी नहीं थे। ड्रिफ्टिंग स्नो स्वर्ड संप्रदाय में वापस भेजने के लिए समय निकालना याद रखें। इसे संप्रदाय में मेरा योगदान माने। इससे पहले कि अमीर व्यापारी की मुस्कान फीकी पड़े, दूर से एक स्पष्ट आवाज आई जिससे वे उदास महसूस कर रहे थे। अजीब कॉइलिंग ड्रैगन वॉल, कई असफल काश्तकार, वायुश्री और सभी प्रकार की अजीब चीजों ने ड्रैगन सीलिंग शहर में कॉइलिंग ड्रैगन वॉल के मामले को तेजी से फैला दिया। अधिक से अधिक किसान इकट्ठे हुए। कई प्रसिद्ध मॉन्स्टर प्रतिभाएं परीक्षा देने के लिए रुचि से आईं। ये कॉइलिंग ड्रैगन वॉल काश्तकारों की ताकत को परखने का एक पत्थर की तरह था। कुछ लोग लंबे समय तक चले, कुछ केवल थोड़े समय के लिए और कुछ तो करीब भी नहीं आ सके। एक निश्चित दृष्टिकोण से इसने अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न काश्तकारों के बीच शक्ति में अंतर दिखाया। उन्होंने कहा कि 8 कुलीन कुलानों के कुमारन भी यहां हैं। वे भी 1 मिनट तक चले। लांबा कबीले की रेशमी भी यहां है, वो 50 सेकंड तक चलीं। सर्वोच्च याशु संप्रदाय के निजी शिष्य सुमन 40 सेकंड तक चले। 10 महान संप्रदायों और 8 कुलीन कुलों के कई लोग आए। इससे कॉइलिंग ड्रैगन वॉल की प्रसिद्धि में काफी वृद्धि हुई। हालांकि बहुत कम लोग 1 मिनट के लिए टिक सकते हैं। समर्थ शर्मा नहीं आए। 8 कुलीन कुलों के उत्तराधिकारियों में से केवल अनंत कबीले का कुमारन 1 मिनट तक चला। अन्य केवल 40 से 50 सेकंड तक ही चले।
महेश मान ने कुमारन को कुछ उदास निगाहों से देखा। ऐसा लग रहा था कि जब कुमारन ने कल उनसे लड़ाई की थी तो उन्होंने अपनी आधी ताकत का भी इस्तेमाल नहीं किया था। मेघना ने मुस्कुराते हुए कहा, जूनियर भाई अर्जुन देव, आप इसे भी क्यों नहीं आजमाते? अर्जुन देव को बहुत पहले ही लुभाया गया था। इसके अलावा उनके पास 10,000 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की कमी नहीं थी। प्रवेश शुल्क भरने के बाद अर्जुन देव लाइन के सामने खड़े हो गए। उसने 500 मीटर सामने कॉइलिंग ड्रैगन वॉल को देखा और मंद मंद मुस्कुराया। का अर्जुन देव ने बिजली की गति से चंद्र छाया कृपाण को खींचा। एक तेज कृपाण इरादा फैल गया और कॉइलिंग ड्रैगन वॉल की ओर उड़ गया। डांग डांग डांग। कुछ अजीब हुआ। हवा में घूमता हुआ लूनर शैडो कृपाण एक दिव्य हथियार से मिलता हुआ लग रहा था। यह दिव्य हथियार से टकराया और धातु की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अर्जुन देव की आकृति चमक उठी। उसके पैर जमीन को नहीं छूते थे। उसने डांसिंग कृपाण का पीछा किया और तेजी से कॉइलिंग ड्रैगन वॉल की ओर उड़ गया। कृपाण का किनारा फैल गया और रास्ते की सारी आभा को काट दिया। अर्जुन देव ने बिना किसी बाधा के हवा में उड़ान भरी और सीधे कॉइलिंग ड्रैगन वॉल के नीचे उतरे। का अर्जुन देव ने अपनी कृपाण को काच ध्वनि से ढक लिया। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और इस रहस्यमय कॉइलिंग ड्रैगन वॉल पर हथेली का प्रहार किया। उस पल में आंकड़ों की चमक थी। अर्जुन देव ने चारों ओर देखा और उनके आसपास के दृश्य बदल गए। उसमें पाया कि वो एक उजाड़ सवाना में था। हवा में आंकड़े चमक रहे थे। इन सभी लोगों ने अपने हाथों में कृपाण पकड़े हुए थे। एक मजबूत कृपाण इरादा सवाना पर फैल गया जिससे तेज हवा चल रही थी। सामने एक भ्रामक आकृति दिखाई दी। कुछ चमक के बाद वो ठोस हो गया। उसने एक बड़ी कृपाण पकड़ी और बिना एक शब्द कहे अर्जुन देव पर हमला कर दिया। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और अपना दाहिना हाथ कृपाण की मुट्ठी पर रख दिया। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे देखने दो कि आप प्राचीन मार्शल ऋषि हजारों वर्षों के बाद कितने मजबूत हैं। एक तेज हवा चली और कृपाण इरादा बह गया। घास झुक गई। जब अर्जुन देव ने चारों ओर देखा तो असीम सवाना पर सभी लंबी घास झुक गईं और खुद को जमीन पर दंडवत कर दिया। उस रहस्यमय ब्लेड्समैन ने अर्जुन देव से लड़ाई लड़ी। 100 चालों के बाद उसकी आभा अस्थिर हो गई। अर्जुन देव ने एक ओपनिंग को पकड़ा और उसे काट दिया। इसके बाद एक और ब्लेड्समैन बाहर कूद पड़ा। ये तब तक जारी रहा जब तक कि अर्जुन देव ने 10 ब्लेड्समैन को नहीं मार डाला। फिर वो आखिरी ब्लेड्समैन के पास गिर पड़ा। जब अर्जुन देव की चेतना वास्तविक दुनिया में लौटी तो उन्होंने पहले ही कॉइलिंग ड्रैगन वॉल को छोड़ दिया था। उसने अपने बगल में घंटे के चश्मे को देखा तो पता चला कि वो पहले ही 2 मिनट तक चल चुका था। अमीर व्यापारी से 1 लाख 2 लाख मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त करने के बाद अर्जुन देव भीड़ में लौट आए। उसने मेघना से कहा, चलो चलते हैं, यहां देखने के लिए और कुछ नहीं है। कितना शक्तिशाली! वो वास्तव में 2 मिनट तक चला। ये व्यक्ति कौन है? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। क्या वो वायुश्री से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है? आसपास के सभी किसान आश्चर्यचकित थे। वे सभी अर्जुन देव की पहचान का अनुमान लगाने लगे। सिम्बा भाटी, जो कुछ समय पर पहुंचे थे, ने अर्जुन देव की पीठ की ओर देखा। वो बुदबुदाया, कृपाण का इरादा कितना मजबूत है। ये व्यक्ति मुझसे लड़ सकता है। सिम्बा भाटी ने अपनी निगाहें हटाने के बाद लापरवाही से खुद को भी जांच लिया। उनका रिजल्ट भी 2 मिनट का रहा। वो 8 कुलीन कुलों के अन्य शिष्यों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। जब सूरज डूब गया तो कॉइलिंग ड्रैगन वॉल पर अधिकांश काश्तकार चले गए थे। ये अब इतना हलचल वाला नहीं था जितना दिन के दौरान था। हालांकि एक व्यक्ति के आगमन ने अमीर व्यापारी, जो अपना स्टॉल पैक करने की तैयारी कर रहा था, को थोड़ा हिलने का कारण बनाया। उसने कुछ जोर से कहा, क्या यंग मास्टर सिमा भी कोशिश करना चाहते हैं? समर्थ शर्मा ने कोई हरकत नहीं की। उसकी आकृति चमक उठी और वो कॉइलिंग ड्रैगन वॉल के सामने आ गया। फिर उसने अपनी हथेली उसके खिलाफ दबा दी। काफी देर बाद समर्थ शर्मा ने अपनी हथेली छोड़ी और अपने बगल में घंटे के चश्मे को देखा। वो 5 मिनट तक चला था। समर्थ शर्मा के दिल से एक मजबूत आत्मविश्वास फैल गया। वो धीरे से मुस्कुराया और स्पिरिट स्टोन्स नहीं मांगे। इसके बजाय वो चला गया। 2 दिन बाद रात हो गई और ड्रैगन सीलिंग सिटी अंधेरे में डूब गई। स्वर्गीय कृपाण मंडप से संबंधित प्रांगण में प्रभाकर राय और अन्य बुजुर्गों ने अर्जुन देव, मेघना और महेश मान को इकट्ठा किया। अखाड़े की लड़ाई आधिकारिक रूप से कल से शुरू होगी। 400 लोगों को 20 समूहों में विभाजित किया जाएगा। एलिमिनेशन के 2 राउंड होंगे। प्रत्येक राउंड में आधे लोग समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा, अगले दौर में आगे बढ़ने के नियम अंकों पर आधारित होते हैं। एलिमिनेशन के प्रत्येक राउंड में प्रतिभागियों को 20 मैच लड़ने होंगे। एक जीत आपको 2 अंक देगी, एक हार आपको 2 अंक देगी और एक ड्रॉ आपको 1 अंक देगा। इसके बाद प्रत्येक समूह में नीचे के 10 लोगों को हटा दिया जाएगा। प्रभाकर राय ने तीनों को प्रतियोगिता के नियमों और प्रणाली का एक विस्तृत परिचय दिया। उन्होंने कहा, 2 राउंड के एलिमिनेशन के बाद बाकी बचे टॉप 100 की रैंकिंग प्रतियोगिता होगी। केवल टॉप 50 ही भाग्य प्राप्त करेंगे।
जब तीनों ने प्रभाकर राय के नियमों की व्याख्या सुनी तो उन सभी के हाव भाव अलग अलग थे। मेघना काफी कैजुअल नजर आईं। हालांकि वो हेवन रैंक्ड की गई खेती तकनीक की खेती करती थीं, लेकिन उनकी प्रतिभा सीमित थी। उनके लिए हेवन रैंक्ड की गई खेती तकनीक का पूरा लाभ उठाना मुश्किल था। इसके अलावा उन्होंने इसे लंबे समय तक खेती नहीं की थी। अभी वो केवल एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग थीं और आधी कदम वाले मार्शल मोनार्क तक नहीं पहुंची थीं। अगर वो किस्मत वाली होतीं तो वो एलिमिनेशन के 2 राउंड से निकलने में सक्षम हो सकती थीं। हालांकि उनके पास लक प्राप्त करने के लिए टॉप 50 में प्रवेश करने का कोई मौका नहीं था। मेघना ने भी इस सिद्धांत को समझा, इसलिए वो काफी खुले विचारों वाली थीं और उसे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। महेश मान के हाव भाव काफी गंभीर थे। वो एक छोटा पूर्णता आधा कदम मार्शल एम्परर था, ऐसा व्यक्ति जो न तो मजबूत था और न ही कमजोर। बेसिकली महेश मान को अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था। भले ही वो अर्जुन देव से कमजोर हों, उनके लिए टॉप 50 में जगह बनाना आसान होगा। हालांकि जब महेश मान ड्रैगन सीलिंग सिटी पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी दृष्टि बहुत संकीर्ण थी। जब वो वरीयता प्राप्त प्रतिभागी बनने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें कुमारन ने 5 चालों में वापस कर दिया। वो कॉइलिंग ड्रैगन वॉल पर 10 सेकंड तक नहीं टिक सका। इस सब ने महेश मान को उनकी ताकत की स्पष्ट समझ दे दी। उनकी ताकत के साथ उन्हें एलिमिनेशन के 2 राउंड से निकलने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बेशक इसमें अरीना में प्रवेश करते ही गंभीर रूप से घायल होना शामिल नहीं था। हालांकि अगर वो टॉप 50 के लिए लड़ना चाहते थे तो उनके पास ऐसा करने की केवल 50% संभावना थी। उन्हें किस्मत वाला होना पड़ेगा। जहां तक टॉप 20 के लिए लड़ने की बात है तो इसके बारे में सोचें भी नहीं। इस वजह से वो काफी दबाव में थे। ये उनकी मानसिक स्थिति को परखने का भी समय था। अगर किसी की मानसिक स्थिति उच्च होती है तो ये ताकत के प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता। वास्तव में ये दबाव को प्रेरणा में भी बदल सकता है। अगर किसी की मानसिक स्थिति में कोई दोष दिखाई देता है तो ताकत तेजी से कम हो जाती है और कोई एलिमिनेशन राउंड भी पार नहीं कर पाता है। दूसरी ओर अर्जुन देव अपेक्षाकृत उदासीन थे। वो दृढ़ निश्चयी थे और उनका एक ही लक्ष्य था, वो था अपने सभी विरोधियों को लगातार हराना। चाहे वो एलिमिनेशन मैच हो या रैंकिंग मैच, वो बस इतना चाहते थे कि हर लड़ाई में पूरी ताकत से उतरें और अपने प्रतिद्वंद्वी को हराएं। उन्होंने तुरंत पूछा, क्या रैंकिंग के नियम अभी तक लड़ने होंगे? क्या ये नॉकआउट राउंड के समान होगा और समूहों में किया जाएगा? प्रभाकर राय ने सिर हिलाते हुए कहा, रैंकिंग की लड़ाई के नियम हर साल अलग अलग होते हैं। समय आने पर अंतिम समय पर सूचना दी जाएगी। मुख्य कारण संप्रदायों को पहले से पता लगाने और कुछ खामियों का उपयोग करने से रोकना है। अतीत में ऐसा कुछ हुआ है और प्रभाव अच्छा नहीं है, इसलिए भविष्य में एलिमिनेशन राउंड के बाद अंतिम समय में नियमों की घोषणा की जाएगी। उसके बाद प्रभाकर राय ने कुछ और नियम समझाए। उदाहरण के लिए, यदि किसी प्रतिद्वंदी ने अखाड़े में हार स्वीकार कर ली तो उन्हें तुरंत हमला करना बंद करना पड़ा। अगर समर्थ शर्मा आक्रमण करना जारी रखते हैं तो उन्हें प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये किसी भी संप्रदाय या कुलीन कबीले के लिए समान था। समर्थ शर्मा भी इससे अछूते नहीं थे। इसके अलावा रिंग में किसी भी आक्रामक कलाकृतियों का उपयोग नहीं किया जा सकता था, जबकि सहायक और रक्षात्मक कलाकृतियों को केवल अधिकतम 3 तक पहना जा सकता था और उनके ग्रेड इंटरमीडिएट से अधिक नहीं हो सकते थे। बड़े संप्रदायों और छोटे संप्रदायों के संसाधन पूरी तरह से अलग थे। यदि वे इच्छुक थे तो प्रत्येक प्रतिभागी को चरम मध्य श्रेणी के गुप्त खजाने का एक पूरा सेट प्राप्त करने का एक तरीका मिल सकता था। पूरी तरह से अपने गुप्त खजाने पर निर्भर करते हुए वे छोटे संप्रदायों के प्रतियोगियों को कुचल सकते थे। आयोजक स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं होने देंगे। सोल वेपन्स के लिए कोई प्रतिबंध नहीं थे। आखिरकार एक हथियार लंबे समय तक इस्तेमाल किए जाने के बाद भावनाओं को विकसित करेगा। यदि एक तलवारबाज या ब्लेड्समैन अचानक अपना हथियार बदल देता है तो उनकी ताकत 30% से अधिक कम हो जाएगी। अंत में प्रभाकर राय ने मुस्कुराते हुए कहा, आदमी डिस्पोज करता है, भगवान डिस्पोज करता है। बस अपना सर्वश्रेष्ठ करो, अपने आप पर बहुत अधिक दबाव न डालें। मैं पहले से ही आपके वर्तमान परिणामों से बहुत संतुष्ट हूं। आसमान चमकने के बाद प्रभाकर राय और अन्य लोग हेवनली कृपाण मंडप के समूह को शहर के विंड क्लाउड अरीना में ले गए। विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म शहर के केंद्र में स्थित था। ये एक विशाल अंगूठी के आकार के दर्शक स्टैंड से घिरा हुआ था। वहां पहले से ही कई दर्शक बैठे हुए थे। बाहर से अंदर तक दर्शकों के स्टैंड को ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित किया गया था ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अखाड़े में क्या हो रहा है। अरे मुझे देर हो गई, प्रतियोगिता शुरू भी नहीं हुई है और एक भी सीट नहीं बची है। मैं बहुत सो गया। मुझे वास्तव में इस समय नहीं सोना चाहिए था। मैं प्रतियोगिता के पहले दिन को मिस करने जा रहा हूं। कितना निराशाजनक। अपने भाग्य को स्वीकार करो। मैंने सुना है कि अंदर के लोग आधी रात से इंतजार कर रहे हैं।
वे 6 से 8 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। कितना दुर्भाग्य। ये 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता शायद पिछले कुछ वर्षों में सबसे रोमांचक प्रतियोगिता है। ये सोचने के लिए कि हम इसे नहीं देख सकते। प्रवेश द्वार पर कई काश्तकारों ने अफसोस में आह भरी। उनके भाव बहुत निराश थे। दूसरी ओर अर्जुन देव और अन्य लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उनके पास प्रतियोगियों के लिए उनकी निर्धारित सीटें थीं और संप्रदाय के लोग सीधे प्रवेश कर सकते थे। उन्हें टिकट खरीदने की भी जरूरत नहीं थी। उनकी आईडी दिखाने के बाद एक रिसेप्शनिस्ट तुरंत अर्जुन देव और अन्य लोगों को उनकी सीटों पर ले गया। समूह के बैठने के बाद उन्होंने केंद्र में विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म को आकार देना शुरू कर दिया। ये एक आयताकार पत्थर का मंच था जो दर्पण की तरह चिकना था। इसने कई हजार हेक्टेयर भूमि ली। ये बहुत बड़ा था। हवा और बिजली नहीं थी। विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म के चिकने होने के अलावा इसमें कुछ खास नहीं था। सुमेर ने कुछ निराशा के साथ कहा, यह विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म है, ये बहुत हीन है। इसके अलावा ये सिर्फ एक फ्लैट मंच है। 400 लोग कैसे प्रतिस्पर्धा करने जा रहे हैं? हूची, बूम। सुमेर के बोलने के ठीक बाद मंच पर तेज हवा चली। गड़गड़ाहट अनंत रूप से गरजती थी और हवा और बिजली थी। ये एक विशाल सेना के पास से गुजरने जैसा था। मंच का माहौल अचानक बदल गया। विशाल विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म धीरे धीरे ऊपर उठ गया। 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद इसे 20 द्वंद्व युद्ध रिंगों में विभाजित किया गया था। द्वंद्व युद्ध रिंग के चारों कोनों में से प्रत्येक में एक छोटा ड्रैगन स्तंभ था। जब ड्रैगन ने अपना मुंह खोला तो उन्होंने प्रकाश की 2 किरणें बैंगनी और सफेद थूंकी। प्रकाश की किरणें जुड़ी और प्रकाश का एक मोटा अवरोध बनाया जो द्वंद्व युद्ध रिंग की रक्षा करता है। प्रकाश की बाधा में बिजली टिमटिमा रही थी। हवा और बिजली भी इधर उधर घूम रही थी। ये हवा और बिजली से बना एक अवरोध था, आध्यात्मिक ऊर्जा। मेघना ने सुमेर की ओर देखा और मुस्कुराई। अब तुम बकवास करने की हिम्मत नहीं करते ना? सुमेर शर्मिंदगी से मुस्कुराया और कहा, अब मेरी हिम्मत नहीं होती। मैंने अभी अभी बोलना समाप्त किया और तुमने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा। प्रभाकर राय ने समझाया, उस विंड क्लाउड बैरियर में ड्रैगन की होती है। मार्शल मोनार्क के नीचे कोई भी क्विंटेसेंस का उपयोग किए बिना इसे तोड़ नहीं सकता है। 20 द्वंद्व युद्ध रिंग 20 समूहों के अनुरूप है। समूहों में बंटने के बाद आप देख सकते हैं कि आप किस द्वंद्व युद्ध रिंग में हैं। हम जल्द ही समूहों में बंट जाएंगे। सभी लोग कृपया अपनी अंतिम तैयारी करें। हमारे समूहों में बंटने के बाद पहला एलिमिनेशन राउंड आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगा। प्रतियोगिता के आयोजक ड्रैगन सीलिंग शहर के सिटी लॉर्ड फैंगशू ने जोर से बात की। उन्होंने अपनी आवाज में क्विंटेसेंस का संचार किया। बड़े प्लाजा में हर कोई उन्हें स्पष्ट रूप से सुन सकता था। अर्जुन देव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आराम किया। किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा। अचानक उन्हें एक अत्यंत अमैत्रीपूर्ण तकटी महसूस हुई। उस तकटी में हल्का जान मारने का इरादा भी था। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोलीं और उस तकटी की दिशा में देखा। उन्होंने जितेश को देखा जो ईविल मून पवेलियन की सीटों पर था। उसे द्वेषपूर्ण भाव से देख रहा था। अर्जुन देव ने तुरंत दिलचस्पी खो दी। वो इस व्यक्ति से परेशान नहीं हो सकता था। हालांकि उसने जुबैर पर नजर रखी जो जितेश के बगल में आराम कर रहा था। ये देखकर कि अर्जुन देव उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं, जितेश गुस्से से कांप उठा। उसने अपने दांत पीसे और कहा, दानत है, मैं तुम्हें फिलहाल अहंकारी होने दूंगा। नगर स्वामी निवास के लोग अर्जुन देव से पहले पहुंचे। जब उन्होंने पूछा कि अर्जुन देव कौन है तो उन्होंने एक लकड़ी का टोकन दिया। लकड़ी के टोकन पर ग्रुप 6 लिखा हुआ था। पीछे अर्जुन देव का नाम और नंबर अंकित था। अर्जुन देव, आप किस समूह में हैं? मैं ग्रुप 3 में हूं। मेघना ने अपने टोकन को देखने के बाद पूछा। ग्रुप 6, ग्रुप 7। महेश मान ने भी अपने समूह की सूचना दी। ईविल मून पवेलियन की सीटों पर जितेश ने अपने टोकन को देखा। उस पर ग्रुप 6 लिखा हुआ था। उसने जुबैर से पूछा, सीनियर भाई, आप किस समूह में हैं? जुबैर के हाव भाव बहुत शांत थे। उन्होंने उदासीनता से कहा, मैं ग्रुप 13 में हूं। आप अर्जुन देव के समान समूह में हैं। जितेश के हाव भाव बदल गए। उन्होंने इतनी जल्दी अर्जुन देव से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने पूछा, क्या आप सचमुच? जुबैर ने मजाक उड़ाया। क्या हुआ, क्या आप डरते हैं? नहीं, मैं थोड़ा घबराया हुआ हूं। हालांकि तुम 20 राउंड में उससे जल्दी या बाद में मिलोगे। तुम उसके लिए मैच नहीं हो। जब तुम उससे मिलो तो बस उसका पता लगाने की कोशिश करो। बदला लेने के बारे में मत सोचो। ये तुम्हें और भी बुरी तरह से नुकसान पहुंचाएगा। जुबैर ने जितेश की बातों को नजरअंदाज कर दिया और खुद से बात की। जितेश अपने दिल से खुश नहीं था। हालांकि दूसरा पक्ष उसका बड़ा भाई था, इसलिए उसने वापस बात करने की हिम्मत नहीं की। वो केवल इतना ही कह सका, मैं वरिष्ठ भाई की बात सुनूंगा।
हालांकि जितेश ने मन ही मन सोचा, मुझे विश्वास नहीं होता कि 1 साल से अधिक समय तक कड़वाहट करने के बाद मैं अभी भी उसके लिए एक जोड़ी नहीं हूं। उस समय उनकी जीत सिर्फ एक अस्थायी थी। अर्जुन देव ने एक नज़र डाली और पाया कि रेफरी पहले ही ग्रुप 6 के अनुरूप द्वंद्व युद्ध रिंग में चले गए थे। रेफरी एक बूढ़ा आदमी था जिसकी गहरी खेती और सुस्त आभा थी। अर्जुन देव की साधना से भी वो उसके आर पार नहीं देख पाए। बूढ़ा आदमी कम से कम एक मीडियल ग्रेड मार्शल मोनार्क था। वो निश्चित रूप से एक साधारण अवर ग्रेड मार्शल सम्राट नहीं था। इस तरह की साधना से वो आसानी से स्थिति को नियंत्रित कर सकता था। 20 द्वंद्व युद्ध रिंग का मतलब 20 मीडियल ग्रेड मार्शल मोनार्क था। इतनी ताकत के साथ ड्रैगन सीलिंग सिटी का सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस शायद कुछ सुपर संप्रदायों की तुलना में अधिक मजबूत था। हालांकि ड्रैगन सीलिंग सिटी आमतौर पर बंद थी। सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस महाद्वीप के गुटों के संघर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हजारों वर्षों के लिए ड्रैगन सीलिंग सिटी ने एक पूर्ण तटस्थता बनाए रखी थी, इसलिए दूसरे गुटों को उन पर संदेह नहीं होगा। जल्द ही द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। ग्रुप 6 ने 2 प्रतियोगियों को बाहर भेजा। एक ने कृपाण और दूसरे ने तलवार का इस्तेमाल किया। वे दोनों पीक मीडियल ग्रेड मार्शल किंग्स थे। इन दोनों के लिए महाद्वीप की हजारों प्रतिभाओं से अलग दिखने के लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कचरा खेती तकनीक या मार्शल तकनीक की खेती नहीं की। उनके झगड़े शानदार थे। अधिकांश लोगों को ये दिलचस्प लगेगा और उसे उबाऊ नहीं लगेगा। बेशक अर्जुन देव की नज़र में ये काफी उबाऊ था। वे दोनों उससे 2 स्तर नीचे थे। इसके अलावा उनकी तकनीकों ने उन्हें चौंकाने वाला एहसास नहीं दिया। 200 चालों के बाद तलवार का उपयोग करने वाले किसान ने अपने प्रतिद्वंद्वी की कृपाण को गिरा दिया और अपने हथियार को अपने प्रतिद्वंद्वी की गर्दन पर रख दिया। विजेता का फैसला हो जाता है। प्रतियोगी 1 जीतता है। आपको 2 अंक मिलते हैं। ग्रुप 6 के रेफरी ने शांति से कहा। इसके बाद प्रतियोगी 3 और 4 ऊपर चले गए। इस बार एक पीक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग था और दूसरा सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग के लिए आगे बढ़ा था। खेती में अंतर काफी बड़ा था। इस मैच में ज्यादा सस्पेंस देखने को नहीं मिला। 50 चालों के बाद उच्च साधना वाले प्रतियोगी ने प्रतियोगी 4 को हरा दिया। अगला मैच प्रतियोगी 5 जितेश बनाम प्रतियोगी 6 मयूर। अर्जुन देव कुछ हैरान थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो जितेश से इतनी जल्दी मिलेंगे। हालांकि वे दोनों अब एक ही स्तर पर नहीं थे। उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। जितेश ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया और द्वंद्व युद्ध की रिंग की ओर उड़ते हुए उछल पड़ा। ग्रुप 7 के रेफरी ने इशारा किया और विंड क्लाउड बैरियर में एक दरार पैदा हो गई, जिससे जितेश को उतरने की अनुमति मिली। मयूर ने अपने हाथों को पकड़ा और कहा, ज़िया देश के 7 मुट्ठी संप्रदाय के मयूर, कृपया मुझे सलाह दें। जितेश ने तिरस्कार पूर्वक कहा, 7 मुट्ठी संप्रदाय? ये कौन सा छोटा संप्रदाय है? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना है। बकवास काटें और शुरू करें। पहले मेरी हथेली पर प्रहार प्राप्त करें। 1000 फ्लेमिंग पाम। जितेश चिल्लाया और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। हवा में आग के कारण आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत बढ़ गई और हजारों जलती हुई हथेलियां कहीं से भी प्रकट हो गईं। इसके बाद ये तेजी से एक विशाल जलती हुई हथेली में बदल गई, जो मयूर पर जोर से टूट पड़ी। जलती हुई हथेली पर रेखाएं स्पष्ट थीं, जैसे कि वे मूर्त थीं और आश्चर्यजनक शक्ति रखती थीं। अर्जुन देव की आंखें चमक उठीं। उन्होंने धीरे से कहा, प्रगति हो रही है। वो अब आधे साल पहले जुबेर की तुलना में आधा मजबूत है। प्राचीन उजाड़ भूमि में जितेश को इस विशाल ज्वलित हथेली का उपयोग करने से पहले बिजली एकत्र करने के लिए लंबे समय की आवश्यकता थी। इसके अलावा उन्होंने इसे अर्जुन देव के खिलाफ एक अंतिम चाल के रूप में इस्तेमाल किया था। अब वो इसे एक सामान्य चाल के रूप में उपयोग कर सकता था और वो इसे इतनी जल्दी संघनित भी कर सकता था। पिछले 1 साल में जितेश ने काफी सुधार किया था। मयूर के हाव भाव गंभीर थे। वो जानता था कि उसके प्रतिद्वंद्वी से निपटना आसान नहीं होगा। उसने अपनी हथेलियों को एक साथ किया, जिससे उसके शरीर के चारों ओर एक सुरक्षात्मक युआन क्यू दीवार बन गई। वो रक्षात्मक मुद्रा में चला गया। बैंग। जैसे जैसे हीटवेव बढ़ी, हर जगह चिंगारियां उड़ने लगीं। मयूर 100 कदम से भी ज्यादा पीछे हट गया। देखते हैं कि आप कितने हथेली के हमले रोक सकते हैं। जितेश चिल्लाया और एक विशाल जलती हुई हथेली पहाड़ की तरह दब गई। हथेली के प्रहार के बाद हथेली का प्रहार अर्जुन देव पर दबा गया। मयूर का रंग फीका पड़ गया। 5 चालों का सामना करने के बाद उसके मुंह के कोने से खून निकल आया। जाहिर है वो काफी घायल हो गया था। मेरे लिए हार जाओ। जितेश ने दोनों हथेलियों से हमला किया। तुरंत ही 2 विशाल जलती हुई हथेलियां एक दूसरे के ऊपर तहदार हो गईं, जिससे उनकी ताकत 2 गुनी हो गई। मयूर उन्हें रोक नहीं सके। मयूर का सुरक्षात्मक सार बिखर गया और उसने जमीन पर गिरने से पहले एक बड़े मुंह से खून की उल्टी की।
ग्रुप 7 के रेफरी ने कहा, विजेता का फैसला होता है, जितेश ये मैच जीतता है उसे 2 अंक मिलते हैं। पहले बुजुर्ग प्रभाकर राय ने गंभीरता से कहा। उन्होंने अर्जुन देव को 5 चालों में गंभीर रूप से घायल कर दिया। अर्जुन देव को जब वे मिलते हैं तो सावधान रहना पड़ता है। ये व्यक्ति ईविल मून पवेलियन का शिष्य लगता है। ऐसा लगता है कि वे पिछली 5 राष्ट्रीय युवा प्रतियोगिता में टॉप 50 में शामिल हो गए हैं। अर्जुन देव ने इसका खंडन नहीं किया। उसने केवल मंद मंद मुस्कुराया और अगला मैच देखना जारी रखा। ग्रुप प्रतियोगिता में सभी को 20 मैच लड़ने होते हैं। पहला दौर उनकी संख्या के क्रम पर आधारित था। अर्जुन देव की रैंकिंग काफी नीची थी, इसलिए वो बाद में दिखाई दिए। हालांकि ग्रुप 6 में निम्नलिखित मैच उच्च गुणवत्ता वाले नहीं थे। अर्जुन देव मदद करने से बच नहीं सके और अपनी निगाहें अन्य द्वंद्व युद्ध रिंगों की ओर मोड़ लीं। लापरवाही से चारों ओर देखने पर अर्जुन देव ने एक परिचित व्यक्ति को देखा। वो मदद करने से बच नहीं सके और उन पर अपनी निगाहें टिकाईं। द्वंद्व युद्ध रिंग 9 में ड्वान मुकिंग वर्तमान में अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ एक गहन लड़ाई लड़ रहे थे। ड्वान मुकिंग केवल एक मीडियल ग्रेड मार्शल किंग था, हालांकि उसका प्रतिद्वंद्वी एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग था जो उससे एक ग्रेड ऊपर था। हालांकि ड्वान मुकिंग ने द्वंद्व युद्ध रिंग में पूर्ण लाभ रखा था। उसके काले बाल सफेद हो गए थे और उसकी आंखें ठंडी और भावहीन थीं। उसके हाथ में एक पतली तलवार थी। हर चाल के साथ ड्वान मुकिंग ने अपने प्रतिद्वंद्वी को दबा दिया। वो एक मशीन की तरह थी। ड्वान मुकिंग ने कोई भावना नहीं दिखाई। उसके प्रतिद्वंद्वी को निश्चित रूप से कम खेती वाले किसी व्यक्ति द्वारा दबाए जाने से इस्तीफा देना पड़ा। उसने कई बार स्थिति को बदलने की कोशिश की। हालांकि ड्वान मुकिंग ने शांति से उनके ओपनिंग को पाया और सभी प्रकार की हत्या की चालों से उनका मुकाबला किया। अंत में वो निस्सहाय होकर हार गई। अपने समूह में पहली लड़की बन गई जिसे उच्च खेती के क्षेत्र में किसी व्यक्ति से हराया गया। ये पता चलता है कि ड्वान मुकिंग इतना बड़ा हो गया है। बाईं ओर मुड़ते हुए अर्जुन देव ने एक और परिचित व्यक्ति को देखा, स्वर्गीय तलवार द्वार के डेविड फर्नांडिस। अर्जुन देव को 1 साल से अधिक नहीं देखने के बाद डेविड फर्नांडिस का इंप्रूवमेंट काफी चौंकाने वाला था। उन्होंने सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग को हराने के लिए केवल 3 चालों का इस्तेमाल किया। अब डेविड फर्नांडिस जितेश से भी अधिक मजबूत लग रहे थे। इसके बाद अर्जुन देव ने कुछ और मैच देखे। अरीना में भाग लेने वालों में सबसे कमजोर मीडियल ग्रेड मार्शल किंग था। उनमें से ज्यादातर सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग्स थे। कई हाफ स्टेप मार्शल सम्राट भी थे। 10 से भी कम ग्रेट परफेक्शन हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क थे। जहां तक चरम खपत के लिए हाफ स्टेप मार्शल सम्राट की बात है, अर्जुन देव ने एक भी नहीं देखा। देखो, लांबा नोबल क्लैन की सिल्की ऊपर जा रही है। वो पिछली 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता में टॉप 8 में शामिल हुई थी। अर्जुन देव ने देखा तो पाया कि बैंगनी रंग की एक लड़की ग्रुप 19 के अरीना में खड़ी है। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और उसकी आभा बहुत ही अलौकिक थी। उसका प्रतिद्वंद्वी एक विशाल तलवार पकड़े हुए एक मोटा आदमी था। अपनी आभा के आधार पर वो कमजोर नहीं था। जयंत, कृपया मुझे कुछ संकेत दें। मोटा आदमी बहुत सतर्क था। वो लांबा नोबल क्लैन की प्रतिष्ठा के बारे में जानता था। लड़ाई शुरू होने के बाद वो तुरंत कुछ कदम पीछे हट गया। बूम! हालांकि इससे पहले कि वो मोटा आदमी दृढ़ रह पाता, सिल्की ने उसे हथेली के प्रहार से फैला दिया। उसने ये देखा भी नहीं कि उसने कैसे हमला किया। कितना शक्तिशाली! उसने वास्तव में अपने प्रतिद्वंद्वी को केवल एक हथेली के प्रहार से हरा दिया। उन्होंने कहा कि जयंत भी बहुत कमजोर नहीं है। वे पिछली 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता में भी टॉप 50 में शामिल थे। हालांकि ऐसा लगता है कि वे पूरी तरह से अलग स्तर पर हैं। लांबा नोबल क्लैन के लोग वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा तक उकरते हैं। मुझे आश्चर्य है, क्या वो इस बार टॉप 5 में आ सकती है? सभी को अंदाजा था कि सिल्की की जीत होगी। हालांकि उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी आसानी से जीत जाएगी। वास्तव में टॉप 10 में जीनियस ऐसे लोग नहीं थे जिनकी तुलना सामान्य प्रतिभाएं कर सकती हैं। अर्जुन देव ने इसे स्पष्ट रूप से देखा, लेकिन बहुत अधिक परवाह नहीं की। जबकि सिल्की बहुत मजबूत थी, वो उसके लिए एक मैच नहीं थी। अर्जुन देव के वास्तविक प्रतिद्वंद्वी समर्थ शर्मा और समर केतु थे। अगर वो और जोड़ना चाहते हैं तो रहस्यमय चमन चौधरी भी गिने जा सकते हैं। अगला मैच प्रतियोगी 19 अर्जुन देव बनाम प्रतियोगी 20 हवांग कियांग। आखिरकार अर्जुन देव की बारी थी कि वो ग्रुप 17 में लड़े। अर्जुन देव ने अरीना से अपनी आभा वापस ले ली, जिससे दूसरों को पता नहीं चल सका कि वो कितना मजबूत था। उन्होंने मुट्ठी की सलामी दी और मैच शुरू हो गया। वो है। मुझे 2 अंक देने के लिए धन्यवाद। अर्जुन देव का प्रतिद्वंद्वी हामिद सोर्ड्समैन था। वो भी एक हाफ स्टेप मार्शल सम्राट था। उसने अर्जुन देव पर अपनी तलवार तान दी, उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। हामिद ने तलवार के इरादे को नहीं समझा है, फिर भी वो इस तरह से शेखी बघारने की हिम्मत करता है। अर्जुन देव अवाक रह गया।
अर्जुन देव आगे बढ़े और उनका फिगर टिमटिमाया। उन्होंने अपनी वाइटल क्यू को तेजी से प्रसारित किया और उनकी हड्डियां चटक गईं। उस पल में अर्जुन देव ने महसूस किया कि उनके पूरे शरीर में एक असीम वाइटल क्यू फैल गई है। वो चिल्लाए, कवच तोड़ना, दिल जब्त करना। अर्जुन देव ने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली और एक तेज नीला शॉक वेव पैदा किया। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की तलवार के हमलों की निरंतर धारा को आसानी से तोड़ दिया। दिल के पंजे को जब्त करना। अर्जुन देव की पांचों उंगलियां पंजे में बदल गईं। मुट्ठी और पंजे के बीच संक्रमण बहुत सहज था, बिल्कुल अस्वाभाविक नहीं था। अर्जुन देव के प्रतिद्वंद्वी के डरे हुए निगाहों से पहले अर्जुन देव की पांचों उंगलियों ने उनके सुरक्षा। अर्जुन देव दिल को पकड़ने में कामयाब नहीं हुए। उसने अपना हाथ पीछे खींचा और अपने हाथ के पिछले हिस्से से अर्जुन देव की छाती पर थप्पड़ मारा। एक विशाल बल ने अर्जुन देव को अखाड़े की बाधा में पटक दिया। एक पंच और एक पंजे से अर्जुन देव ने अपने प्रतिद्वंदी को आसानी से हरा दिया। मुट्ठी ब्रेकिंग आर्मर फिस्ट थी, जो बचाव को तोड़ने में विशिष्ट थी। पंजा दिल के पंजे को जब्त करने वाला था। ये फ्रॉस्ट आयरन जितना कठोर और स्टील जितना कठोर था। एक पंजा दिल तोड़ सकता है। ग्रुप 6 के रेफरी गुप्त रूप से आश्चर्यचकित थे। अखाड़े में लड़ाई असामान्य रूप से तेजी से समाप्त हो गई थी। अन्य लोग दोनों की खेती का निर्धारण नहीं कर सके। हालांकि रेफरी स्पष्ट रूप से बता सकता है कि वे दोनों स्मॉल परफेक्शन हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क थे। उनके बीच ज्यादा अंतर नहीं था। मूल रूप से रेफरी ने सोचा था कि जितेश ग्रुप 6 का चैंपियन होगा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि कोई अतिरिक्त चर था। ये अर्जुन देव निश्चित रूप से जितेश से कमजोर नहीं था। नंबर 19 अर्जुन देव जीतते हैं, आपके पास 2 अंक हैं। रेफरी द्वारा परिणाम घोषित करने के बाद उन्होंने अर्जुन देव को गहराई से देखा। ये युवा जितना उसने सोचा था उससे भी अधिक मजबूत हो सकता है। दर्शक स्टैंड के पूर्व की ओर एक दर्शक स्टैंड में 10 युवाओं ने इत्मीनान से 20 अखाड़ों पर लड़ाई देखी। ये 10 लोग इस 5 राष्ट्रीय युवा प्रतियोगिता के वरीयता प्राप्त प्रतिभागी थे। वे एलिमिनेशन के पहले दौर से छूटने के लिए क्वालिफाई कर चुके थे। पहली वरीयता प्राप्त समर्थ शर्मा एलिमिनेशन के 2 दौर से बाहर रहकर सीधी रैंकिंग में प्रवेश कर सकते हैं। वरीयता प्राप्त प्रतिभागियों में एकमात्र महिला प्रभातिका थीं। वो 10 लोगों के बीच बहुत आकर्षक थीं। अतीत में 8 नोबल कुलों में 8 वरीयता प्राप्त प्रतिभागी थे। शेष 2 स्थान 10 महान संप्रदायों के लिए आरक्षित थे। हालांकि इस 5 राष्ट्रीय युवा प्रतियोगिता में 10 महान संप्रदायों के लिए 3 स्थान थे। सर्वोच्च याशु संप्रदाय की सुमन, ड्रिफ्टिंग स्नो स्वॉर्ड संप्रदाय की वायुश्री और हाउटियन संप्रदाय की प्रभातिका। जब प्रभातिका ने अर्जुन देव को अपने प्रतिद्वंदी को 2 चालों में हराते हुए देखा तो उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। उसने अपने सुंदर चेहरे पर एक शानदार मुस्कान प्रकट की। अर्जुन देव, आपने मुझे निराश नहीं किया। इस बार आपको मुझे मेरी पूरी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। प्रतियोगिता का पहला दौर जारी रहा। पहले दिन हर प्रतिभागी को 20 मैच लड़ने थे। ताकत के अलावा इस तरह के उच्च तीव्रता वाले मैच प्रतिभागियों की दबाव झेलने की क्षमता का परीक्षण थे। मेघना ने एक मैच खत्म करने के बाद वो वापस चली गई और अर्जुन देव की ओर देखा। वो मुस्कुराई और बोली, अर्जुन देव, आपने कितने मैच लड़े हैं? परिणाम कैसे हैं? इससे पहले कि अर्जुन देव जवाब देते, सुमेर ने बीच में ही कहा, उसने सभी 5 मैच जीते हैं। इसके अलावा उन्होंने सीनियर सिस्टर यून की तरह अपनी कृपाणदी नहीं खींची। मेघना ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा शुद्ध रूप से भाग्य था। इसके अलावा ये एक आसान जीत नहीं थी। हालांकि हमारे समूह में कई विशेषज्ञ नहीं हैं। जब तक कि मैं 5 मैच नहीं हारता, मैं क्वालिफाई करने में सक्षम रहूंगा। एलिमिनेशन के पहले दौर में वरीयता प्राप्त प्रतिभागी दिखाई नहीं दिए, इसलिए कई समूहों के पास कोई शिखर विशेषज्ञ नहीं था। अर्जुन देव के ग्रुप 6 और मेघना के ग्रुप 3 का भी यही हाल था। हालांकि कुछ मृत्यु समूह भी थे। उन समूहों में जुबेर जैसे कई दिग्गज विशेषज्ञ थे। समर केतु और रेशमी जैसे स्वर्ग को मद्धता देने वाले लोग भी थे। ऐसे समूह में रखा जाना आम प्रतिभागियों के लिए एक त्रासदी थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि महेश मान को इस तरह के ग्रुप में रखा गया था। सुमेर ने धीरे से कहा, महेश मान वापस आ गया है। वो एक और मैच हार गया है। अब वो 2 मैच हार चुका है। महेश मान के लौटने के बाद उन्होंने अर्जुन देव और मेघना को देखा। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन कड़वाहट से मुस्कुराया। मैं वास्तव में आप दोनों के साथ समूह बदलना चाहता हूं। मेरे समूह के विशेषज्ञ बहुत राक्षसी हैं। महेश मान को इतना कैजुअल देखकर अर्जुन देव को पता चल गया कि उन्होंने अपनी चिंताओं को दूर कर लिया है। उन्होंने कहा, आपकी ताकत निश्चित रूप से कमजोर नहीं है। दूसरों की नज़र में आपसे निपटना बहुत मुश्किल है। जब तक आप सामान्य रूप से प्रदर्शन करते हैं, तब तक आप निश्चित रूप से पहले दौर को पार करने में सक्षम होंगे। महेश मान ने उदास होकर कहा, मैं समझता हूं। आइए एक साथ कड़ी मेहनत करें और रैंकिंग मैचों में प्रवेश करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। मेघना ने सिर हिलाया और कहा, निश्चित रूप से।
सतीश और अन्य लोगों ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं आप सभी की सफलता की कामना करता हूं। हमारे स्वर्गीय कृपाण मंडप को महिमा प्रदान करें। जब स्वर्गीय कृपाण मंडप के पहले बुजुर्ग प्रभाकर राय ने यह दृश्य देखा तो उन्होंने एक हर्षित मुस्कान प्रकट की और हल्का सा सिर हिलाया। अगली लड़ाई। अरुण तेजस बनाम रविंद्र चौधरी। 15वें समूह के क्षेत्र में बूढ़े जज ने धीमी आवाज में कहा, ऐसा नहीं हो सकता। ये फटसो 5 राष्ट्रीय युवा प्रतियोगिता में भी भाग ले रहा है। अपनी ताकत के साथ वो बिना किसी गुप्त खजाने के आने की हिम्मत करता है। सुमेर जोर से हंसे और कहा, यह आदमी सोचने के लिए उसे इस तरह के कपड़े पहनकर मंच पर जाने में कोई शर्म नहीं है। और युनदेव की आंखें संदेह से भर गईं जब उन्होंने दिलचस्पी से देखा। उन्हें इस बात में दिलचस्पी थी कि फटसो कितना मजबूत है। उन्होंने कहा, मैं ईविल मून पवेलियन का रविंद्र चौधरी हूं, कृपया मुझे प्रबुद्ध करें। रविंद्र चौधरी ने हाथ मिलाया और प्रणाम किया। अरुण तेजस ने आभूषण पहने हुए थे और उनके दाहिने हाथ में गोल्डन फोल्डिंग फैन था। वो मुस्कुराए और कहा, ईविल मून पवेलियन एक बहुत बड़ा संप्रदाय है। छोटे भाई, इस फटसो को पहले 1 या 2 कदम उठाने देने के बारे में क्या ख्याल है? आप असाधारण रूप से सुंदर हैं और आपके पास एक शक्तिशाली आभा है। आप टॉप 10 के लिए एक लोकप्रिय दावेदार भी हैं। इसके अलावा आप एक बहुत बड़े संप्रदाय से हैं। आप इस फटसो को कुछ चालें दे सकते हैं ना? एक बड़े संप्रदाय के सभी शिष्य गर्वीले थे। जब रविंद्र चौधरी ने दूसरे पक्ष की चापलूसी सुनी तो वो कुछ आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहे थे। हालांकि रविंद्र चौधरी ने गंभीर भाव बनाए रखा। वो धीरे से मुस्कुराया और कहा, ये ठीक है, मुझे आपको 1 या 2 कदम उठाने देने में कोई आपत्ति नहीं है। अपनी चाल चलो। ये सिर्फ 2 चालें थीं। ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। रविंद्र चौधरी में अभी भी इतना आत्मविश्वास था। अरुण तेजस ने हंसते हुए रविंद्र चौधरी को थम्स अप किया। उन्होंने कहा, आप साहसी हैं। एक बड़ा संप्रदाय वास्तव में एक बड़ा संप्रदाय है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप ये कहने का साहस करते हैं कि आप टॉप 10 के लिए लड़ेंगे। ये फटसो आ रहा है। बैंग बैंग बैंग। फटसो की कमर मोटी थी और उसके पैर मोटे थे। भले ही उसका वजन 200 टन ना हो, उसका वजन कम से कम 178 टन था। जैसे ही वो दौड़ा, उसकी चर्बी हिल गई। द्वंद्व युद्ध का क्षेत्र उसके वजन को सहन करने में सक्षम नहीं लग रहा था। रविंद्र चौधरी को यह बात बहुत ही हास्यास्पद लग रही थी। उसे ये अपने दिल में अजीब लग रहा था। ऐसे व्यक्ति ने पहला चरण कैसे पार किया? हास्यास्पद कदमों के बीच अरुण तेजस रविंद्र चौधरी से 20 मीटर आगे निकल गए। जैसा कि उन्होंने कहा, रविंद्र चौधरी ने कोई कदम उठाने का कोई संकेत नहीं दिया, जिससे फटसों को पास आने दिया गया। जब रविंद्र चौधरी 10 मीटर की दूरी पर थे तो अरुण तेजस की गति अचानक 5-6 गुना बढ़ गई। उन्होंने हवा में एक मोटी इमेज छोड़ी जिससे सभी चौंधिया गए। अरुण तेजस ने अपना फोल्डिंग फैन हटा दिया और अपनी दाहिनी हथेली पलट दी। उसकी स्थानिक अंगूठी से उसके हाथों में एक सुनहरा ताबूत का ढक्कन दिखाई दिया। है, इस फटसों के ताबूत के ढक्कन को खाओ। रविंद्र चौधरी को किसी कारण से खतरे का एहसास हो रहा था। जैसे ही वो अपना हथियार निकालने वाला था, उसके आसपास की दुनिया घूमने लगी। स्वर्ग और पृथ्वी के नियम वास्तव में बदल गए। पा एक भारी आवाज आई, जैसे कि ताबूत का ढक्कन, जो अज्ञात था कितना भारी था, ईविल मून पवेलियन कुलीन शिष्य के शरीर में टूट गया। पता नहीं अरुण तेजस ने कितना बल प्रयोग किया। इस भारी प्रहार के बाद रविंद्र चौधरी तुरंत जमीन पर गिर गए और फिर से नहीं उठ पाए। 1 सेकंड पहले भीड़ अभी भी अरुण तेजस की कॉमिक मूवमेंट तकनीक पर घूर रही थी। 1 सेकंड बाद द्वंद्व युद्ध क्षेत्र में स्थिति पलट गई। अरुण तेजस ने ताबूत का ढक्कन वापस अपनी स्थानिक अंगूठी में डाल दिया। फिर उसने श्यों ध्वनि के साथ अपना चमकता हुआ फोल्डिंग फैन खोला। जब उसने खुद को पंखा करना शुरू किया तो अरुण तेजस ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, तुम सिर्फ कचरा हो। सोचने के लिए तुम ये कहने का साहस करते हो कि टॉप 10 के लिए लड़ोगे। आजकल के युवा और भी अहंकारी होते जा रहे हैं। वे बिल्कुल भी नहीं जानते कि विनम्र कैसे होना है। ईविल मून पवेलियन के बुजुर्गों ने अर्जुन देव की गंभीर अभिव्यक्ति देखकर लगभग खून की उल्टी कर दी। ये शब्द फैट्सो ने स्पष्ट रूप से कहे थे। हालांकि जब ये उसके मुंह से निकला तो ये अहंकारी और अज्ञानी होने के कारण ईविल मून पवेलियन शिष्य बन गया। इसलिए उसने उसे सबक सिखाया। ईविल मून पवेलियन के शिष्यों, यदि तुम इस व्यक्ति से दोबारा मिलते हो तो कुछ मत कहना, बस उसे अपंग कर दो या उसे पीट पीट कर मार डालो। ईविल मून पवेलियन के आंतरिक संप्रदाय प्रथम बुजुर्ग ने गुस्से में कहा। अरुण तेजस जीत गए, 2 अंक। ग्रुप 15 के रेफरी कुछ हद तक अवाक रह गए, लेकिन फिर भी उन्होंने परिणामों की घोषणा की। अरुण तेजस ने अपना फोल्डिंग फैन हटा दिया और हंसने लगे। फिर उसने अपना सिर घुमाया और भीड़ की ओर मत्था टेका और कहा, आपके समर्थन के लिए सभी को धन्यवाद। ये फटसो लड़ता रहेगा। मैं गोल्डन रॉक मर्चेंट एसोसिएशन का यंग मास्टर हूं। यदि आप भविष्य में व्यापार करना चाहते हैं तो आप आकर मेरी तलाश कर सकते हैं। मैं आपको 20% की छूट दूंगा। जाने से पहले अरुण तेजस अपने मर्चेंट एसोसिएशन का विज्ञापन करना नहीं भूले। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ निश्चित हो सकता है। इस फटसो की चमड़ी असाधारण रूप से मोटी है। बहुत बेशर्म। ईविल मून पवेलियन के लोग शायद रो रहे हैं। दर्शक में बैठे किसान सभी शापित और हंस रहे हैं। उन्हें लगा कि ईविल मून पवेलियन के लोग इसके योग्य नहीं हैं। जब अर्जुन देव ने यह दृश्य देखा तो वो खुद को कर्कश रूप से हंसने से नहीं रोक सके।
हालांकि ये वास्तव में फैट्सो का असली रंग था। यदि वो बेशर्म नहीं होते तो अरुण तेजस नहीं होते। ग्रुप 6 के मैच समाप्त होने के बाद रेफरी ने तुरंत कहा, अगला मैच अर्जुन देव बनाम जितेश। जुबेर ने उत्सुक जितेश की ओर देखा और कहा, याद रखो मैंने क्या कहा था, बस इधर उधर घूमो और उसकी ताकत का परीक्षण करो, उसके बाद बस हार मानने की पहल करो। जितेश बेहद असंबद्ध था। उसने एक आकस्मिक उत्तर दिया और उत्सुकता से अखाड़े की ओर उड़ गया। जितेश ईविल मून पवेलियन का एक प्रतिभाशाली शिष्य था, जो जुबैर के बाद दूसरे स्थान पर था। पिछली 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता में उन्हें 47वें स्थान पर रखा गया था। उन्हें ग्रुप 6 का एक्सपर्ट माना जाता था। जहां तक अर्जुन देव की बात है, तो वे ग्रुप 6 के उभरते सितारे थे। उन्होंने लगातार 5 मैच लड़े थे और सभी में जीत हासिल की थी। इसके अलावा वे सभी जबरदस्त जीत थी। दर्शकों की नज़र में दोनों के बीच मुकाबला ताकतवरों के बीच की लड़ाई थी। इसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म में जितेश ने अर्जुन देव की ओर उदास भाव से देखा। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, अर्जुन देव, याद है मैंने उस समय क्या कहा था? देर या सवेर मैं सबके सामने तुम्हें रौंद दूंगा। अर्जुन देव ने यूनिवर्स रिंग से लूनर शैडो कृपाण निकाला और मुस्कुराया। मुझे डर है कि मुझे आपको निराश करना पड़ेगा। अगर अर्जुन देव जितेश से निपटने के लिए अपनी मुट्ठी और पैरों का इस्तेमाल करना जारी रखते, तो वो बहुत समय बर्बाद कर देता। इसलिए उनका इरादा इस मैच को जल्दी खत्म करने का था। इसलिए उसके मन में अब अपनी ताकत छिपाने का कोई विचार नहीं था। उन्होंने कहा, इतना कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है, अपनी चाल चलो। आपको सम्मानित महसूस होना चाहिए कि आपने मुझे लूनर शैडो कृपाण निकालने के लिए सफलतापूर्वक मजबूर किया है। दर्शक स्टैंड में कई किसान आश्चर्यचकित थे। इससे पहले के मैचों में अर्जुन देव ने अपने शरीर को संभालने के लिए केवल अपनी मुट्ठी और पैरों का इस्तेमाल किया था। अर्जुन देव ने जो मजबूत युद्ध कौशल दिखाया, वो पहले से ही काफी चौंकाने वाला था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसकी मुट्ठी और पैर केवल पूरक अमले थे। ब्लेड्समैन के रूप में उनकी असली पहचान ही उनकी असली पहचान थी। उन्होंने कहा, इस अर्जुन देव ने वास्तव में अपनी ताकत को बहुत गहराई से छिपाया है। अखाड़े में प्रत्येक हार के लिए 2 अंक काटे जाते हैं। वो काफी साहसी है। ऐसा लगता है कि ग्रुप 6 में भी एक नवागंतुक होगा। आइए तब तक इंतजार करें जब तक कि वो पहले जितेश को हरा न दे। अगर वो हार जाता है तो वो इतना मजबूत नहीं होगा। ग्रुप 6 पर ध्यान देने वाले काश्तकारों ने नरम आवाज में चर्चा की। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन देव ने अपनी ताकत छिपा दी थी। इससे दर्शकों को इस मैच के लिए और भी अधिक उत्सुकता महसूस हुई। ये देखकर कि अर्जुन देव उसे निचली दृष्टि से देख रहे थे, जितेश को इतना गुस्सा आया कि वो हंसने लगा। उसने कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, आइए देखते हैं कि क्या आप बाद में अहंकारी बने रहने की हिम्मत करते हैं। 1000 ज्वलंत हथेलियां। जितेश जोर से चिल्लाया। विशाल विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म में सभी अग्नि जिम्मेदार आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत बढ़ गई। अखाड़े के चारों ओर चिंगारियां उछल पड़ीं। जितेश ने अपनी दाहिनी हथेली को आगे बढ़ाया और चिंगारी तुरंत इकट्ठा होकर एक विशाल हथेली बना ली। ये एक पहाड़ की तरह था, जो अर्जुन देव पर दबाव डालते हुए एक असीम शक्ति ले जा रहा था। इस कदम के साथ कोई भी जितेश से 10 से अधिक चालें प्राप्त नहीं कर सकता था। इससे पता चलता है कि ये कदम कितना मजबूत था। काका। अर्जुन देव ने चंद्र छाया कृपाण खींची और एक बैंगनी प्रकाश टिमटिमा उठा। ठोस ज्वलंत हथेली अनगिनत चिंगारी में बदलने से पहले ही तुरंत आधे में विभाजित हो गई। अर्जुन देव ने एक कृपाण प्रहार से 1000 फ्लेमिंग पाम्स को आसानी से तोड़ दिया। कोई कठिनाई नहीं थी। लानत है। जितेश के हाव भाव थोड़े भद्दे हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव इतनी आसानी से उनकी चाल को तोड़ देंगे। उसका शरीर बिना किसी पैटर्न के हवा में टिमटिमा रहा था। तुरंत कई जलती हुई हथेलियां हवा में भर गईं, जो चारों दिशाओं से अर्जुन देव पर दबाव डालती थीं। एक नज़र में विशाल विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म जलती हुई हथेलियों से भर गया। दृश्य बहुत राजसी लग रहा था। अर्जुन देव की अभिव्यक्ति शांत रही जब वो जलती हुई हथेलियों के माध्यम से इस तरह आगे बढ़ रहा था, मानो वो चहलकदमी कर रहा हो। जैसे ही उसने अपनी कृपाण लहराई, ये एक स्वर्गीय घोड़े की तरह था। उसने लापरवाही से हमला किया। कृपाण उसके दिल से हिली और व्यक्ति कृपाण के साथ चला गया। बहते बादलों और बहते पानी की तरह उसने उन भयानक जलती हुई हथेलियों को चिंगारी में काट दिया। ग्रुप 6 के रेफरी के छात्र थोड़े सिकुड़ गए। उसने मन ही मन सोचा, कितनी अद्भुत स्थिति है। ऐसा लगता है कि इस साथी की कृपाण तकनीक स्वर्ग की धारणा के स्तर तक पहुंच गई है। अर्जुन देव ने उदासीनता से कहा,
जितेश, अगर तुम बस इतना ही करने में सक्षम हो तो बाहर आकर खुद को शर्मिंदा मत करो। जैसी तुम्हारी इच्छा। जितेश के हाव भाव डूब गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मार्शल तकनीक, जिसे समझने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी, अर्जुन देव की नज़र में अपर्याप्त होगी, जिससे उन्हें पहले से ही अपने तुरुप के हिक्के का इस्तेमाल करना पड़ा। 10,000 लपटों का क्रोध। दहाड़। अचानक अखाड़े में हजारों अग्नि लपटें तीव्रता से कांपने लगीं। ये ऐसा था मानो क्रोधित किसानों ने भावनाएं विकसित कर ली हों। जब कंपन की आवाजें सुनाई दीं, तो इसने अग्नि देवता के चिल्लाने की भावना को दूर किया। क्रोध, निडरता, असंतोष और कई अन्य भावनाएं फैल गईं। जितेश ने वास्तव में अपनी भावनाओं को अग्नि की स्थिति में डाल दिया था। हा 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 हा। अर्जुन देव, क्या तुम मेरे क्रोध को महसूस करते हो? मुझे तुम्हें धन्यवाद देना है। तुम्हारे बिना मैं इतनी मजबूत मार्शल तकनीक को नहीं समझ पाता। क्रोध मेरी लॉ। धड़ाम। एक पल में भीड़ में क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया। अचानक जमीन पर एक जलती हुई बांह दिखाई दी। ये बांह 100 मीटर लंबी थी। जैसे ही ये दिखाई दी, इसने आधा आकाश ढक लिया। उस जलती हुई बांह के आगे अर्जुन देव का पतला शरीर बहुत छोटा हो गया। वो एक चींटी की तरह था, जिसे एक थप्पड़ से मारकर मारा जा सकता था। विशाल हथेली ने एक जबरदस्त क्रोध को लिया और ये बिजली की गति से अर्जुन देव पर टूट पड़ा। अर्जुन देव की अभिव्यक्ति शांत रही। उसका दिल स्थिर पानी की तरह शांत था, बिना किसी लहर के। उसके शरीर में बैंगनी क्रिस्टलीय क्यूई भंवर बेहद तेजी से घुमा। जैसे ही गड़गड़ाहट की चरम स्थिति बढ़ी, बैंगनी क्रिस्टलीय कृपाण क्यूई बैंगनी क्रिस्टलीय कृपाण क्यूई में बदल गई। लंबी बैंगनी क्रिस्टलीय कृपाण क्यूई सिकाड़ा के पंख की तरह पतली थी। ये हवा में चमकी और जमीन से बाहर निकले हाथ को आधा काट दिया। क्रिस्टलीय कृपाण क्यूई ने कोई गति नहीं खोई। जैसे ही ये जितेश की ओर उड़ी, कृपाण क्यूई ने जितेश के संरक्षित सार को चकनाचूर करते हुए एक जोरदार धमाका किया। अनगिनत बिजली के बोल्ट फट गए, जिससे जितेश को पहचान नहीं मिला। पुट चिमटा की आवाज के साथ वो आसमान से गिर पड़ा। काका। जितेश को एक चाल में हराने के बाद अर्जुन देव ने कृपाण म्यान कर ली। हवा में बची हुई लपटें और बिजली तुरंत एक साथ मिलकर फट गईं। क्यूई की बैंगनी और लाल लहरें पूरे मंच को एक झपट में ढक लिया। दूर से देखने पर यह मानसिक और सुंदर लग रहा था। जब शॉक वेव बिखर गई और प्रकाश गायब हो गया, तो एक शांत ब्लेड्समैन द्वंद्व रिंग के केंद्र में खड़ा था। वो उदास या खुश नहीं लग रहा था, अहंकारी या उतावला नहीं लग रहा था। शॉक वेव से उत्पन्न ठंडी हवा अर्जुन देव के कपड़ों पर उड़ रही थी, जो अर्जुन देव की शांत अभिव्यक्ति से मेल खाती थी। इस समय अर्जुन देव ने एक अलौकिक और दूरस्थ आभा दी, जो लापरवाह और सहज दिखाई दे रहा था। अर्जुन देव जीत गया। आपको 1 और 2 अंक मिलते हैं। ग्रुप 6 के रेफरी ने परिणामों की घोषणा करते हुए अपने उत्साह को दबा दिया। एक सच्चा नवागंतुक अंततः ग्रुप 6 में दिखाई दिया था। ये अब एक कचरा समूह नहीं था। रेफरी के रूप में वो कम से कम थोड़ा संतुष्ट हो सकता था। ओह नहीं, क्या इसमें कोई गलती है? उसने एक चाल में जितेश की हत्या कर दी। इस व्हाइट रोब्ड ब्लेड्समैन की पृष्ठभूमि वास्तव में क्या है? चाहे कुछ भी हो, जितेश ने पिछली 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता में 49वीं रैंक प्राप्त की थी। क्या इससे पता चलता है कि ये व्यक्ति शीर्ष 20 में आ सकता है? इसके लुक्स से उन्होंने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने अपनी ताकत का कितना उपयोग किया। कम से कम 70%, अन्यथा ये बहुत भयानक होगा। अर्जुन देव के मैच पर ध्यान देने वाले योद्धा हंगामे में थे। उन्हें ऐसे अंत की उम्मीद नहीं थी। मैच के पहले हाफ में जितेश अभी भी जोश में थे। मैच का पैमाना शर्मनाक था। वो अर्जुन देव से कम नहीं लग रहे थे। हालांकि जब अर्जुन देव वास्तव में क्रोधित हो गए, तो उन्होंने जितेश को तुरंत हराने के लिए एक कृपाण प्रहार किया, जिसने सभी को पूरी तरह से चौंका दिया। दर्शक स्टैंड में ईविल मून पवेलियन के सभी बुजुर्गों के भद्दे भाव थे। सबसे पहले अरुण तेजस द्वारा एक एलीट शिष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। इसके बाद जितेश, जिस पर उन्होंने अपनी उम्मीदें लगाई थीं, एक चाल में हार गया। एक सुपर संप्रदाय के रूप में ऐसी शर्मनाक चीजें एक के बाद एक घटी। ये पूरे चेहरे पर एक तमाचा था। जुबैर अवाक रह गया। इस व्यक्ति ने उसे पहले ही बता दिया था कि वो अर्जुन देव के लिए मैच नहीं था, फिर भी उसने खुद को अपमानित किया। जब अर्जुन देव अपने दर्शक स्टैंड में वापस लौटे, तो मेघना अर्जुन देव द्वारा प्रदर्शित ताकत से चकित रह गई। उसने उत्सुकता से पूछा, अर्जुन देव, आपने पहले कितनी शक्ति का प्रयोग किया था? अर्जुन देव ने मंद मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आधी भी नहीं, शायद आधे का आधा भी नहीं। मेघना मदद नहीं कर पाई और भयभीत हो गईं। आधे का आधा?
क्या इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपनी ताकत का 1/4 भी उपयोग नहीं किया? अब अर्जुन देव की ताकत क्या है? अर्जुन देव से दूर एक दर्शक स्टैंड में मन्योड फील्ड पैलेस के 3 प्रतिभाशाली कृषकों ने भी पहले की लड़ाई देखी थी। बाई की चमकदार आंखें तारों की तरह टिमटिमा रही थीं। वो खुशी से मुस्कुराया और कहा, बड़े भाई अर्जुन देव बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। भाटी आपको अपना सर्वश्रेष्ठ भी करना होगा। आइए बड़े भाई अर्जुन देव के साथ फाइनल में मिलते हैं।